हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर जो है फंडामेंटल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। फंडामेंटल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ये रेडिएंट एनर्जी है क्या? तो रेडिएंट एनर्जी बेसिकली ये है ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अब यही रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन करती है। इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, जो देखते हैं अपन। समझ लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या मतलब है। ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे कोई एक चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। अब ये दोनों चीज़ कब प्रेजेंट होगी? तो ये दोनों चीज़ जब प्रेजेंट होगी जब चार्ज मोशन में होगा। चार्ज एट मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएंट एनर्जी के अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो चीज़ों से मिलकर बने हुए रहते हैं, दो फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दो चीज़ जब प्रोड्यूस होगी जब चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएंट एनर्जी खत्म करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक है रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देखिए रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए 10th क्लास में हम एक फिनोमिना पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, मतलब प्रिज्म एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म, ठीक, इस प्रिज्म में जब हम वाइट लाइट पास करेंगे, ठीक है, तो ये वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी। और यही 7 डिफरेंट कलर, जिसे हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये सातों कलर ये जो सातों कलर है, इन सातों कलर को ही हम स्पेक्ट्रा कहते हैं या स्पेक्ट्रम कह देते हैं। ठीक है, ये बेसिक हुआ। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। देखिए ये वाइट लाइट है, हम अभी तक जानते हैं ये स्पेक्ट्रम है, पर अगर थोड़ा एडवांस डेफिनेशन देखी जाए तो व्हेन ए वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म देन 7 डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड विच इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है,
ज़रा स्पेलिंग गलत हो गई ऐसा लगता है, बस स्पेक्ट्रम स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7 डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये एक बेसिक हुआ रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक, अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये, अब देखिए हमने जैसे समझ सबसे पहले देखा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं अब हम ये देखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जानने से पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कितनी रेज होती है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले रेज होती है कॉस्मिक रेज, दूसरी होती है एक्स रेज, थर्ड होती है यूवी रेज, फिर आती है विजिबल रेज, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। 1 2 ये इतनी सारी ये 1 2 3 4 5 6 7 रेस है हमारे पास, या वेव्स कह लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम देखें तो अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर से सुन लीजिए, जब हम इस रेस को फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो इसी हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ 7 types of rays in increasing order of wavelength and decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum। नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास अब हम ये जो रेस लिखी थी 7 टाइप्स की, उसकी रेंज को हम एक टेबुलर फॉर्म में सेट कर लेते हैं। जैसे रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। आप एक टेबल बना लेंगे सबसे पहले, ठीक। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे आप रीजन। रीजन्स लिखने के बाद आप लिखेंगे लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स के बाद आप लिखेंगे वेवलेंथ लिमिट्स, और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी लिमिट्स इन हर्ट्स, अब इसमें आप देख लीजिए। एक काम करिए, इसे वेव नंबर कर दीजिए।
वेव नंबर लिमिट्स सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे। ठीक है, एक्स रेस की लिमिट्स क्या होगी। ठीक है, तो इसकी लिमिट मैं आपको लिखा देता हूँ 10⁻⁻² से लेके 10⁻² एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसकी वेव नंबर में लिमिट्स क्या होगी, तो इसमें डैश रखेंगे आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिमिट्स में हम जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी लिमिट्स में हम लिखेंगे 10⁻20 से लेके 10⁻16 हर्ट्स। 16 हर्ट्स। ठीक है, आगे इसके बाद हम देखेंगे फार यूवी। फार यूवी की लिमिट्स आएगी 10 to 200 नैनोमीटर। 10 to 200 नैनोमीटर, ये आप डैश छोड़ेंगे। और फ्रीक्वेंसी लिमिट्स अब लिखेंगे 10⁻16 से लेके 10⁻15। नो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है नियर यूवी। नियर यूवी की रेंज है 200 to 400 नैनोमीटर। ठीक, यहाँ पे भी आप डैश ही छोड़ेंगे और यहाँ पे आएगा 10⁻15 to 7.5 into 10⁻14। ये 14 है। ठीक, फिर विजिबल। विजिबल में 400 to 750 नैनोमीटर। 750 नैनोमीटर डैश छोड़ेंगे आप, और 7.5 into 10⁻14 to 4 into 10⁻14। ये भी 14 है, 10⁻14। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए। देखिए, अब हमने विजिबल तक देख लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे नियर आईआर। नियर आईआर। ठीक है, नियर आईआर की जो रेंज होगी वो होगी 0.75 to 2.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसकी वेव नंबर की लिमिट्स होगी 25,000 से लेके 13,000 तक। और फ्रीक्वेंसी लिमिट्स होगी इसकी 4 into 10⁻14 to 1.2 into 10⁻14। ठीक, ये नियर आईआर। अब हम देखेंगे फार आईआर। सॉरी, फार आईआर नहीं, मिड आईआर। मिड आईआर, मिड आईआर की है 2.5 to
50 माइक्रोमीटर, ठीक। 13,000 वेव नंबर लिमिट्स होगी 13,000 टू 4,000, और ये होगा 1.2 इंटू 10⁻14 से लेके 6 इंटू 10⁻12। इसके बाद हम देखेंगे फार IR की। फार IR, ठीक है। इस फार IR में सबसे पहले इसकी रेंज देखते हैं 50 से 100 माइक्रोमीटर। वेव नंबर लिमिट्स 4,000 टू 200, 6 इंटू 10⁻12 टू 10⁻11, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव की लिमिट लिखेंगे आप 0.1 टू 100 सेंटीमीटर। वेव नंबर लिमिट्स 200 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी लिमिट 10⁻11 टू 10⁻8। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स 1 टू 1000 सेंटीमीटर, 10 to 10⁻⁻2। वेव नंबर लिमिट्स 10⁸ टू 10⁵. पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम जितने भी हमने 7 रेस पढ़ी, उन 7 रेस का सबका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसे रेस, फिर एक बॉक्स बना लीजिए टेबल, और यहाँ पे लिखिए इम्पोर्टेंस। सबका एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, सबसे पहली रे है एक्स रेस एंड गामा रेस। इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, और वो क्या है? न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इम्पोर्टेंस का मतलब समझ रहे हैं आप? इम्पोर्टेंस का यहाँ मतलब है कि यहाँ पे ये एक्स रेस और गामा रेस न्यूक्लियर इंटरेक्शन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन। दूसरा है माइक्रोवेव्स एंड
माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इनका काम होता है, इनका जो मेजर रोल या इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं वो है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस EMR। ठीक है, ये दो वेव्स, इन दोनों टेक्निक्स या यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। अब है UV विजिबल। UV विजिबल, ठीक है, UV विजिबल का रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। और एक लास्ट अपना IR, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, IR एक अपना मेजर रोल प्ले करती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर टर्म्स क्या होती है और वो और जो 7 रेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम चालू करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 7 रेस है जो हम सब जानते हैं, कॉस्मिक, एक्स रे, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, UV विजिबल, IR, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो हर एक वेव एक न्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी को डेवलप करती है या ओरिजिनेट करती है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ IR by matter, absorption of infrared radiation by matter, results in molecular vibration, result in molecular vibrations, molecular vibration which is known as IR, infrared स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सिंपल है, देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ, अब मैंने ये कहा था कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक न्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी को ओरिजिनेट करती है। तो डेफिनेशन से ही देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ IR बाय मैटर रिजल्ट्स इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जिससे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन डेवलप होते हैं और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे हम कहते हैं। उसी तरह से
अगर मैटर एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल रेडिएशन तो उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक। अब इसी तरह से अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव, एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव या हम कहें रेडियो वेव, मेजर रेडियो वेव ही रखते हैं, चलो ठीक है रेडियो वेव देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स बाय मैटर, radio waves by matter result in rotation of molecule। इससे मॉलिक्यूल सिर्फ रोटेट करेगा और इसे ही हम कहेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप कहेंगे कि जैसे कि इसको डेफिनेशन में फिट करके बताइए, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम EMR का यूज़ नहीं करते। हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम EMR का यूज़ ना करते हुए इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं, इसलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है पर ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। अब ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये होता है जिसमें EMR का यूज़ हुआ हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरेज और गामा रेज की। देखिए एक्सरेज का स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली यूज़ जो होता है, एक्सरेज में जनरली, एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक्सरेज में जनरली हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। ठीक है, और गामा रेस मतलब एक्सरे जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, और गामा रेस तो बहुत ही शॉर्टेस्ट इनकी वेवलेंथ होती है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। और ये जो गामा रेस होती है बेसिकली इमिट होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। जिसका नाम जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म है वेवलेंथ। अब सभी पढ़ते आ रहे हैं पर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, वेवलेंथ जो होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स।
टू सक्सेसिव पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ है। इसको हम शो करते हैं लैम्बडा से। ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट्स क्या क्या हो सकती है? एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन, ये तीन जनरली हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब ये जो एंगस्ट्रॉम है इसको हम लिखते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर। ठीक। उसी तरह से नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻ ये यहाँ पर 10⁻⁻9 मीटर, ये -10 है। माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर, ये होगा। दूसरी टर्म, और इसको हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ को लैम्बडा से। ठीक है। दूसरी टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जनरली डेफिनेशन देखी जाए तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम म्यू से, जिसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में और वेवलेंथ होगा सेंटीमीटर में। अब यूनिट को सेम रखेंगे जिससे कैंसिलेशन में आसानी होगी। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम अब है एक वेव नंबर। देखते हैं। वेव नंबर को हम दिखाते हैं म्यू बार से, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इसकी यूनिट भी जो होगी वो होगी सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है, नैनोमीटर इनवर्स हो सकती है। जनरली हम सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा के टाइप्स। तो जो स्पेक्ट्रा होते हैं, ठीक है, या स्पेक्ट्रा छोड़ो, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ही देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, पहला है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली एटॉमिक लेवल पर कंसर्न्ड है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर लेवल पर कंसर्न्ड है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं डील्स विथ एटम्स, deals with atom and deals with molecule, deals with molecule।
अब एक बॉक्स बना लीजिए, रीजन्स, फिर से रीजन्स लिखिए, रीजन्स, और यहाँ पे लिख लीजिए पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। ठीक है, सबसे पहले एक्स रेस, एक्स रेस में पार्टिसिपेट करते हैं के एंड एल शेल इलेक्ट्रॉन, के एंड एल शेल इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेंट एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली यूज होता है। फार यूवी, फार यूवी में मिडिल शेल इलेक्ट्रॉन, मिडिल शेल इलेक्ट्रॉन, मिडिल शेल इलेक्ट्रॉन नियर यूवी एंड विजिबल, नियर यूवी विजिबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। फिर आगे बढ़ेंगे आईआर, आईआर में बेसिकली मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, फार आईआर में ऐसे, एक मिनट रुकिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में भी नियर आईआर एंड मिड आईआर में, करेक्ट कर लीजिएगा, नियर आईआर और मिड आईआर में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का पार्टिसिपेशन होता है। फार आईआर में मॉलिक्यूलर रोटेशन जनरली पार्टिसिपेशन के अलावा ऑब्जर्व किया जाता है। और लास्ट है माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स में मॉलिक्यूलर रोटेशन, रोटेशंस पॉसिबल है। ठीक है, ये भी आप एक बार उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्पेक्ट्रा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिए बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, हम डायग्राम से ही समझ जाएंगे। देखिए कोई भी सैंपल सॉल्यूशन, कोई भी सैंपल सॉल्यूशन जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी कर सकते हैं, वो एक सैंपल सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या गैस सैंपल है, लिक्विड सैंपल या गैस सैंपल। ठीक है, जब हम सोर्स से इस लिक्विड सैंपल पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो लिक्विड सैंपल हो या गैस सैंपल हो, इसके मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये इंसिडेंट लाइट है IO और ये जो ट्रांसमिट हुई है लाइट IT। इस ट्रांसमिटेड लाइट को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट पे
विजुअलाइज करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ पे हम विजुअलाइज करेंगे, तब हमें बैंड्स मिलेंगे। वो बैंड्स दो बैंड्स ऑब्टेन होंगे, जैसे मिलेंगे बैंड्स, ठीक है। ये बैंड्स के दो टाइप होंगे, ठीक है। ये बैंड्स के दो टाइप को मैं ऊपर दिखा देता हूँ। देखो अभी तक हम कहा सोर्स से लाइट जब सैंपल सॉल्यूशन या लिक्विड सैंपल सॉल्यूशन या गैस सैंपल सॉल्यूशन पे इंसिडेंट होगी तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट ट्रांसमिट होगी। इसी ट्रांसमिटेड लाइट को हम स्पेक्ट्रोग्राफ पे देखेंगे। इस स्पेक्ट्रोग्राफ में हमें बैंड्स डेवलप होंगे और वो बैंड्स के दो टाइप से। देखिए बैंड इसके दो टाइप से, ठीक है। पहला बैंड है ब्रॉड बैंड्स, या दूसरा टाइप है डिस्क्रीट बैंड्स, या लाइंस भी कह सकते हैं, ब्रॉड लाइंस भी कह सकते हैं। ब्रॉड लाइंस तब डेवलप होगी जब सैंपल हमारा लिक्विड में होगा, मतलब लिक्विड सैंपल सॉल्यूशन जब हम यूज़ करेंगे। और डिस्क्रीट लाइंस तब ओरिजिनेट होगी या जब ओरिजिनेट नहीं मिलेगी जब सैंपल गैसियस होगा या गैस होगा, ठीक है। अब हम दूसरा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं जो है इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जैसे सॉलिड सैंपल है, डायग्राम से ही समझ लीजिए। सॉलिड सैंपल है, इसको हम हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट या इलेक्ट्रिसिटी, इस पे पास करेंगे। जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या हीट देंगे हाई टेम्परेचर पे, तो सॉलिड का वेपर बन जाएगा, वेपर्स ऑब्टेन। ठीक है, ये जो वेपर ऑब्टेन होंगे, ठीक है, ये जो वेपर्स ऑब्टेन होंगे, जैसे समझ लीजिए ये जो वेपर्स ऑब्टेन हुए, इसके ऊपर हम लाइट पास करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी वो, ठीक है। लाइट पास करेंगे तो जब वेपर्स पे हम लाइट इंसिडेंट करेंगे या पास करेंगे तो वेपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वेपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या वेपर्स, इस सॉलिड सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वेपर्स के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर चले जाएंगे, ठीक है। जब ये एक्साइटेड से वापस नीचे आएंगे तो रेडिएशन इमिट करेंगे, ठीक है। इसी इमिटेड रेडिएशन को इमिटेड रेस को हम स्पेक्ट्रोग्राफ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉलिड सैंपल पे हीट पास करेंगे तो वेपर्स ऑब्टेन होंगे, इसी वेपर्स पे हम जब लाइट पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे। जब एक्साइटेड से नीचे आएंगे तब रेस इमिट करेंगे और इसी इमिटेड रेस को हम स्पेक्ट्रोग्राफ पे स्टडी करते हैं और इमिशन स्पेक्ट्रा डेवलप होता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बॉर्न
ओपेनहीमर बॉर्न ओपेनहीमर approximation बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक, देखिए इस अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, इस अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो ई टोटल होता है, रिजल्टेंट एनर्जी या ई टोटल इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस ई रोटेशनल एनर्जी प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, तो बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट एनर्जी होती है वो ट्रांजिशनल एनर्जी का सम, रोटेशनल एनर्जी का सम, वाइब्रेशनल एनर्जी और इन सब और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन सब के एनर्जी का सम होता है। ठीक है, जो ट्रांजिशनल एनर्जी होती है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि बहुत वीक होती है, नॉन क्वांटाइज्ड होती है, और ये जितनी भी होती है ये क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, जो ये नॉन क्वांटाइज्ड है, नॉन क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये नॉन क्वांटाइज्ड है भाई, ये सारी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए जो इक्वेशन हो जाती है इसमें से हम इसको हटा देते हैं और इन तीनों के सम को ही हम ई टोटल में काउंट करते हैं। अगर इन सब की एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए, इन सब की एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ई वाइब्रेशन से। ई वाइब्रेशन की ज़्यादा होगी ई रोटेशन से, और सबसे कम होगी ई ट्रांसलेशनल। ठीक है, वो वहाँ पे जो मैंने ई ट्रांसलेशनल कर लेना, ई ट्रांजिशन नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स डायटोमिक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, यही टॉपिक चल रहा है बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली एनर्जी थी ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ये किसकी वजह से अराइज होती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी अराइज होती है जब मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्रेविटी चेंज हो जाए। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी जब अराइज होती है जब मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। ठीक है, उसी तरह से रोटेशनल एनर्जी कैसे अराइज होती है, तो रोटेशनल एनर्जी अराइज होती है जब मॉलिक्यूल रोटेशन शो करता है उसी की एक्सिस के अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन शो करता है तो रोटेशनल एनर्जी अराइज होती है। रोटेशन अलोंग
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, फिर है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी अराइज होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी अराइज होती है जब मॉलिक्यूल हीट होते हैं, मतलब जब मॉलिक्यूल जब हीट होते हैं तो मॉलिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं, और इसी मॉलिकुलर वाइब्रेशन से वाइब्रेशनल एनर्जी निकलती है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि मॉलिकुलर वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी अराइज होती है। और एक लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अराइज होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अराइज होती है। ठीक है, देखिए बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन में हम ये सब पढ़ते हैं। जैसे बेसिकली हमने देखा कि ये एनर्जी कहाँ से अराइज होती है। उसने ये बताया कि एनर्जी, रिजल्टेंट एनर्जी का सम जो होता है वो ई ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक के सम के बराबर होता है। पर बॉर्न ओपेनहीमर ने कुछ अप्रॉक्सीमेशन भी, कुछ अजम्पशंस भी दिए थे, और वो सिर्फ 2 ही अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन तो ये है, सबसे पहला एजम्पशन उसने ये कहा था कि जो न्यूक्लियाई है वो सेवरल 1000 टाइम्स हैवियर होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। उसका पहला ये एजम्पशन है। और दूसरा ये एजम्पशन है, उसने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है तो न्यूक्लियस जो है वो स्टेशनरी रहता है। ठीक है, दो एजम्पशन है इसके। पहला एजम्पशन है कि न्यूक्लियाई 1000 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा एजम्पशन है जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करता है तो न्यूक्लियस स्टेशनरी रहता है। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के पास समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है सबसे पहले तो। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 1000 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर। तो न्यूक्लियस का मूवमेंट जनरली नेग्लिजिबल स्टेशनरी कहा जाता है, पर एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियस का मूवमेंट बहुत कम है और वो है 1 पिकोमीटर। ठीक, तो 1000 के कंपैरिजन में 1 पिकोमीटर बहुत छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस के मूवमेंट को हम स्टेशनरी कंसिडर करते हैं बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। बट ये जो बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन है जनरली ये फेल हो चुका है किसमें, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए, क्योंकि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या या फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशंस क्लियरली समझा नहीं पाया था। इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन थी वो सिर्फ लिमिटेड थी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से या लाइटर मॉलिक्यूल्स तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। माय नेम इज़ कपिल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।